बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बाखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है डायन। ये सीरीज इसलिए शुरू कर रही हूँ कि अंबर नागमारिया सीरीज के साथ साथ आपको कुछ और भी दिलचस्प सुनने को मिले। तो लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो प्यारे लिसनर्स, कहानी का पहला हिस्सा पेशे खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। अंग्रेज का दौर था। अंधेर नगरी चल रही थी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो अंग्रेज का मंजूर नजर वो हिंदुस्तान का राजा, बाकी सब घास कूड़ा। बंसीराज कोई खानदानी आदमी नहीं था, जात का चुमार था। एक अंग्रेज बहादुर के घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों की मालिश करता था। अंग्रेज बहुत बड़ा अफसर था। एक बार नशे में डूबा हुआ था। किसी बात पर खुश होकर बंसीराज को चकमागढ़ी में एक बहुत बड़ी जागीर बख्श दी और बंसीराज, जो पहले बंसिया था, बंसीराज महाराज बन गए। चकमागढ़ की एक शानदार हवेली में अपने अजीमुल शान खानदान के साथ दाखिल हुए तो बस्ती वालों ने अपने जगीरदार का भरपूर स्वागत किया। जाहिर है बुरे दौर में जी रहे थे। अंग्रेजों की चाकरी करते तो जिंदगी मिलती, और फिर बंसीराज जैसा नीच जात भला इससे किस भलाई की तवक्को की जा सकती थी। चमार खानदान पूरी चकमा बस्ती का मालिक बन गया और इसके बाद बड़े बड़े अलमिये जन्म लेने लगे। बंसीराज ने हाथ पांव फैलाने शुरू कर दिए। बड़े बड़े शुरफा एक चमार को झुक झुक कर सलाम करते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते तो बंसीराज का सीना फख्र से फूल जाता। बंसीराज की धर्मपत्नी कोशिला भी खानदानी चमारन थी। बदन से गंदे चमड़े की बू आज तक नहीं गई। साल 6 महीने में एक बार नहा लिया करती थी। बू कहाँ से जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने भी पारपूर से निकालने शुरू कर दिए। नौकरानियों की रेल बेल लग गई। बेशुमार लोग थे जो बंसीराज ने अपने घर मुलाजिम रखे थे। वो सारा दिन काम किया करते थे। सबसे बड़ा काम इनका यही होता था कि सबसे पहले बंसीराज महाराज को प्रणाम करें। बंसीराज का एक साइस दोस्त था जिसका नाम रसिया था। जाहिर है जैसे बंसीराज खुद थे, रसिया भी वैसा ही हो सकता था। बंसीराज को तो जगीर मिल गई, मगर रसिया बदस्तूर घोड़ों की देखभाल करता था। एक दिन बंसीराज के घर पहुंचा तो यहाँ का माहौल देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब कुछ क्या है बंसिया? उन्होंने सवाल किया। देख बात सुन, मेरा दोस्त है तू। जो कुछ तूने मुझसे इस वक्त कहा है ना, इसे सुनकर तो दिल चाहता है कि तेरी जबान कटवा कर हाथ पर रख दूं। पर बड़ी दोस्ती रही है हमारे दरमियान, एक साथ खाया पिया है। आज तो मुझे बंसिया कहा है, इसके बाद बंसिया मत कहना। मेरी शान शौकत देखकर बस्ती के लोग मुझे प्रणाम करते हैं। वो देख और इसके बाद अपनी औकात याद कर। रसिया समझदार आदमी था, देख लिया था इसने के बंदर को अदरक मिल गई है। जो कुछ ना करे कम है। जमाना शनास था, हंस कर बोला, बंसी महाराज, हम तो ये देखने आए थे कि महाराज की शान कैसी है। सच्ची बात है, पूरी बिलादरी की नाक काट कर फेंक दी है तुमने तो। अरे तुम चमार थे कब, फिर बकवास की तूने। लो अब ऐसा करो, मेरी जबान ही काट दो, रसिया ने कहा। और बंसीराज को हंसी आ गई। रसिया ने जबान इस तरह बाहर निकाली थी। फिर बंसीराज ने कहा, तू अब भी घोड़ों की मालिश करता है। लो भैया, बंसी महाराज राज हंसी बन गए हैं। रसिया को तो रसिया ही रहना पड़ेगा। नहीं, तू मेरा दोस्त है, मेरे पास आ जा। नौकरी छोड़ के आ जाऊं तो क्या नौकरी साथ लेकर आएगा? एक बुरा इंसान दूसरे इंसान के पास पहुंच गया। और फिर इसके बाद रसिया ने अपनी चालाकी से काम लेकर बंसीराज को नए नए गुर सिखाने शुरू कर दिए। हवेली की शान शौकत जाहिर है एक जगीरदार की शान शौकत बन गई। रसिया ने जो नई रोशनी बंसी महाराज को दिखाई वो नौजवान और हसीन लड़कियों की तरफ रागब थी। कहने लगा, देखो बंसी महाराज, भगवान जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जिसे भगवान देता है अगर वो भगवान की देन से फायदा ना उठाए तो फिर वो नाशुक्रा कहलाता है। क्या कहना चाहता है तू रसिया? महाराज, ऐसी ऐसी हसीन कोमल कन्याएं आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं। चकमा बस्ती तो यूं लगता है जैसे परस्तान हो, जिधर से गुजरो तो एक से एक रस भरी नजर आती है। रसिया का मन डोलने लगता है महाराज, पर लगता है तुम बूढ़े हो गए हो। फिर बकवास की, मेरी शान से उतरकर कोई बात ना किया कर। क्या करूं, कम वक्त चमड़े की जुबान है, फिसल जाती है। किसी वक्त इस जुबान से भी महरूम हो जाओगे। नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। रसिया हाथ जोड़कर बोला तो बंसी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कहना क्या चाहते हो?
महाराज, इतनी सारी बंदियां पार रखी हैं आपने, इतने कुत्ते हैं, ये तो साहब के कुत्ते हैं। इन्हें हुक्म दीजिए कि आपकी आरामगाह में हसीन कोमल कन्याएं आया करें, आप इन्हें जो चाहेंगे दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, हमारा एक खास दास है, तेजूमल नाम है, इसी से कहते हैं वो हमारा ये काम करेगा। तेजूमल भी कोई अच्छी जात का नहीं था। जब बंसी महाराज ने इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो तेजूमल तैयार हो गया और इसके बाद हवेली के कमरे में एक नौजवान और कोमल लड़की की चीखें गूंजी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तेजूमल पहरे पर था और भी चंद अफराद थे। लड़की की इज्जत लुट गई और बंसी महाराज ने इसे बहुत से पैसे थमा दिए और कहा, सुन देख, ये सब कुछ भी नहीं है, संसार में दौलत ही सब कुछ है। हमें देख, आज दौलत के ढेर पर बैठे हैं, ये पैसे ले, अपने माता पिता की मदद कर, गरीब लोगों की बस्ती है। और सुन, खबरदार जबान से एक बात भी निकाली, अगर तेरी जबान से कोई बात निकली तो भगवान की सौगंध, सारे परिवार के टुकड़े करवा दूंगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। लड़की आंसू बहाती हुई चली गई और बंसीराज महाराज इंतजार करते रहे। बस्ती में कुछ न हुआ। बंसी महाराज की हिम्मत बढ़ गई। बहुत से लोग बड़ी औरतों को लाने लगे, लेकिन बंसी महाराज का शौक अब कुछ दूसरे ही रंग अख्तियार कर चुका था। वो अपनी पसंद की तलाश में सरगर्दा रहते थे। कच्ची कलियां मसलने में कुछ और ही बात हुआ करती थी, लेकिन हीरालाल की धर्मपत्नी को देखकर बंसीराज के मुंह में पानी भर आया। हीरालाल की धर्मपत्नी शांति बहुत ही सुंदर थी, दूध जैसी सफेद, हसीन और पले हुए जिस्म की मालिक। 9 साल की एक बेटी थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। देखने वालों की निगाहें इस पर उठी तो देखती ही रह जाती। एक तरफ शांति अपनी मिसाल आप थी, देखने वाले हीरालाल से ये भी कहा करते, हीरालाल, भगवान ने तुझे सुंदरता का भंडार दिया है, इतनी सुंदरता आ गई है तेरे घर में कि लगता है आने वाले समय में भगवान तुझे कोई बहुत बड़ा दर्जा देने वाला है। हीरालाल बेचारा हाथ जोड़कर, गर्दन झुकाकर लोगों का शुक्रिया अदा करता। बेटी और बीवी के अलावा संसार में इसका और कोई नहीं था। आराम से गुजर बसर होती थी, छोटे मोटे काम कर लिया करता था। एक छोटी सी दुकान खोली थी जिसकी आमदन से अपने घर का खर्चा चला रहा था। बदकिस्मती थी इसकी, एक दिन शांति किसी काम से बाहर निकली हुई थी कि बंसीराज महाराज ने इसे देख लिया। रसिया साथ था, फौरन ही कहा, अरे रसिया, रे रसिया, जय हो महाराज की। अरे देख तो, भगवान ने भी कैसे कैसे फूल इस संसार में खिला रखे हैं। रसिया ने इसे देखा तो आंखें फाड़ कर रह गया, फिर बोला, बंसी महाराज किसी रजवाड़े की रानी लगती है, भगवान की सौगंध, क्या सुंदरता है। और तू हरामजादे, हराम का ही खाए जायो, समझा नहीं महाराज। कुत्ते के पिल्ले, पता लगा इसका कौन है, इसे हमारे पास आना चाहिए। जी महाराज, रसिया ने कहा और शांति के पीछे पीछे चल पड़ा। इसने शांति का पीछा जहाँ तक कर सकता था किया और यहाँ तक कि इसके घर तक देख आया। बस्ती के कुछ लोगों को बंसी महाराज की हरकतों का पता भी चल गया था और रसिया के बारे में भी अंदाजा हो गया था। एक शख्स ने रसिया को शांति का पीछा करते हुए और इसका घर देखते हुए देख लिया था और हाँफता कांपता हुआ हीरालाल के पास पहुंच गया। हीरालाल बेचारा अपनी दुकान पर कारोबार कर रहा था। दुकान पर कई ग्राहक खड़े थे। हीरालाल ने जब इस शख्स को इस हालत में देखा तो चौंक पड़ा। क्या हुआ शिवचरण? वो हीरालाल, वो क्या बात है, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तेरी घरवाली बीमार थी ना बेचारी, वो भी ठीक है? फिर क्या परेशानी है? वो हीरालाल। शिवचरण जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया और आसपास खड़े हुए लोगों को देखने लगा। हीरालाल ने इस बात को महसूस कर लिया कि शिवचरण के मन में कोई बात जरूर है जिसे वो सबके सामने कहने से गुरेज कर रहा है। शिवचरण फिर बोला, वो हीरालाल, वो बाद में आ जाऊंगा। हीरालाल जो इसकी परेशानी भाप गया था जल्दी से बोला, अरे शिवचरण, तू भी क्या चीज है, भगवान ने तेरे पैर में चक्कर रख दिया है शायद, हर दम हवा के घोड़े पर सवार रहता है। आजा अंदर, आजा, मेरे पास बैठ थोड़ी देर। अच्छा ठीक है। शिवचरण उचक कर दुकान में चढ़ गया और एक जगह बैठ गया। फिर हीरालाल ग्राहकों को निपटाता रहा। फिर इनसे फारग होने के बाद शिवचरण के पास आकर बैठ गया। हाँ भैया, अब बताओ क्या बात है? वो हीरालाल, आज मैंने बहुत अजब बात देखी। अजब बात देखी? हाँ हीरालाल, वो भाभी, क्या हुआ तेरी भाभी को? वो तो ठीक है, मैं अपनी भाभी की बात नहीं कर रहा, मैं शांति भाभी की बात कर रहा हूँ। शांति? क्या हुआ इसको? ठीक तो है वो? हीरालाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। फिर तुझे परेशानी क्या है? तू ठीक तो है? मुझे तेरी तबीयत ठीक ना लगे है। नहीं, बस वो बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? बताता क्यों नहीं? क्यों पहेलियां बजवा रहा है? असल में आज मैं किसी काम से घर से बाहर निकल रहा था कि मैंने देखा कि शांति भाभी बाजार से वापस आ रही हैं। खैर, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि बंसीराज का खास आदमी रसिया एक जगह खड़ा शांति भाभी को घूर घूर कर देख रहा था।
काफी देर तक वो इससे घूरता रहा, फिर वो तुम्हारे मकान की तरफ देखता रहा और काफी देर तक जायजा लेने के बाद वापस चला गया। हीरालाल दंग रह गया। जाहिर है वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि बंसीराज महाराज के बस्ती में आने के बाद बस्ती का कोई भी फर्द खुश नहीं था। यूँ तो लोग अपनी जायदादों या माल को भी महफूज नहीं समझते थे, लेकिन वो इस बात से भी खौफजदा थे कि जहाँ इनकी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, वहाँ इनकी इज्जत की भी क्या कदर होगी। लिहाजा लोग खुद भी डके छुपे रहते थे। बस्ती में 2-4 इस तरह के वाक़यात भी हुए थे, लेकिन इन पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। बहरहाल हीरालाल काफ़ी देर तक खामोश रहा। फिर इसने कहा, शिवचरण, हो सकता है ऐसी कोई खास बात ना हो। रसिया किसी और के धोखे में शांति का पीछा कर रहा हो सकता है कि रसिया की किसी लड़की से दुश्मनी हो। नहीं हीरालाल, मैंने जो बात महसूस की है, इससे अंदाजा होता है कि रसिया सिर्फ इसका पीछा कर रहा था। इसने तुम्हारा घर देखा है और फिर वापस चला गया है, और फिर भला रसिया की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। बहरहाल इस हरकत को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन तू बता शिवचरण, हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, ये तो सच है, वाकई हम कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि अपनी औरतों का निकलना बंद कर दें। हाँ, यही एक सूरत है। शिवचरण ने कहा, बहरहाल अब बात आई गई हो गई। हीरालाल परेशानी में मुब्तला हो गया था। दुकान बंद करके घर वापस आया तो बड़ा खामोश था। बीवी ने इस परेशानी को साफ महसूस कर लिया। क्या हुआ है तो है, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, आज जरा झगड़ा हो गया था बैरन से। बैरन से? हाँ, वो तो बड़े गांव में हैं। हाँ, वो इससे थोड़ा हुआ है। फिर किससे झगड़ा हुआ है आज? बीवी ने कुछ परेशानी के अंदाज में कहा। वो है ना तुलसीराम, बस वो झगड़ पड़ा आज मुझसे। क्या हुआ था? कुछ नहीं, मिर्चों के महंगे होने पर झगड़ा कर रहा था। हमने कहा, भाई अंग्रेज सरकार का राज है, वो कुछ भी करें, और फिर आसमान पर तो नहीं पहुंच गई ना मिर्चें। फिर क्या हुआ? ऐसे चीहे तुलसीराम के बस। ए लो, ये भी कोई बात है भला? शांति को थोड़ा सा सुकून हो गया और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हाँ देखो जरा, ये भी कोई बात है, हीरालाल ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। फिर काफी देर तक ये लोग इधर उधर की बातें करते रहे और हीरालाल कुछ देर के लिए इस बात को भूल गया। शांति भी बेहद मलूल थी। शोहर ने वजह बता दी तो वो पुरसुकून हो गई, लेकिन हीरालाल का सुकून गारत हो गया था। रात को वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। भीमा की बेटी रसवंती एक रात घर से गायब हो गई तो भीमा इसके पास आया। वो हीरा का गहरा दोस्त था। हीरा भैया, रसवंती घर पर नहीं है। रात को रूपा के घर जाने का कह गई थी, मगर वहाँ रूपा नहीं है और फिर रात भर वापस नहीं आई। भीमा आंसू बहाते हुए बोला, कहाँ रह गई वो? मैं क्या करूं? इसी दिन हीरा और भीमा खामोशी से पूरी आबादी में रसवंती को तलाश करते रहे। फिर जब घर आए तो रसवंती घर पर मौजूद थी। इसने लाख पूछा मगर इसने कुछ न बताया। फिर लाखू ने कहा कि इसने सुबह रसवंती को बंसी महाराज की हवेली से निकलते हुए देखा था। भीमा ने रसवंती से पूछा तो उसने कहा, पिताजी भगवान आपको, माता को और भाइयों को मुकम्मल रखे। और इसके बाद वो चूड़ियाँ पीस कर खा गई और मर गई। ये कहानी हीरालाल को याद थी। खीरपा सिंह और बहीम सिंह लंबी चौड़ी जिसामत के मालिक थे। बचपन ही से ऐसे लोगों में पले बड़े थे जिन्हें तनसाजी और पहलवानी का शौक होता है। चुनाचे वो खुद भी ऐसे ही कामों में मसरूफ रहते थे। अक्सर कुश्तियां लड़ते और जीतते थे। ज़हनी एतबार से इनकी वही सोच थी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। चुनाचे जब बंसीराज महाराज इनके गांव में रिहाइश पजीर हुए तो उन्होंने सोचा कि बंसीराज से बात की जाए। और जब वो बात करने के लिए बंसीराज की बड़ी हवेली पहुंचे तो बंसीराज महाराज हवेली से बाहर आ रहे थे। उन्होंने खीरपा सिंह को देखा और इनकी नजरें इस पर जम गई। थोड़ी देर तक इसे देखते रहे और फिर संभल कर रसिया को आवाज दी, रसिया, अरे ओ रसिया। जी सरकार। कहाँ मर जाता है? कितनी दफा कहा हमारे साथ रहा कर। यहीं आपके साथ ही हूँ, साथ साथ। देख कैसा नौजवान है, लगता है चट्टान तराश कर इस पर इंसान की खोपड़ी फिट कर दी गई हो। हाँ सरकार, हम देख रहे हैं, बस खड़ा खड़ा देखता ही रहेगा। फिर क्या करूं? देख है रसिया, मैं एक बात सोच रहा हूं, अगर इसे अपने हाथ आदमियों में शामिल कर लें तो ये हमारे काम का आदमी साबित होगा। जी महाराज, हम देख रहे हैं। हाँ, इसीलिए पा रहा हूँ तुझे, है ना? महाराज हुक्म दे। अरे जा बात कर इससे, इसे बता कि हम इससे मिलना चाहते हैं और इसे अंदर लेकर आ। ये कहकर बंसीराज महाराज अंदर चल पड़े थे और रसिया दौड़कर खीरपा सिंह के पास पहुंच गया। खीरपा सिंह के पास पहुंचकर अपनी सांसों पर काबू पाते हुए बोला, ए सुनो जी महाराज, क्या नाम है तुम्हारा? खीरपा सिंह वल्द भीम सिंह नाम है हमारा। रहते कहाँ हो? आपके रजवाड़े में सरकार, एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। अच्छा, करते क्या हो? कुछ नहीं सरकार, बेकार है। कुश्तियां लड़ते हैं और जीतने पर कुछ इनामो इकराम मिल जाता है, बस इसी पर गुजारा हो रहा है। अच्छा अच्छा,
तुम्हें महाराज बंसी राज ने अंदर बुलाया है। जी महाराज, कृपा सिंह ने कहा और रसिया के साथ अंदर चल पड़ा। कृपा सिंह को अपना काम बनता नजर आ रहा था और वो सोच रहा था कि अगर महाराज बंसी राज के पास नौकरी मिल गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे, ऐश से गुजरेगी जिंदगी। फिर वो हवेली के बड़े कमरे में पहुंच गए। इस कमरे में इंतहाई कीमती कलीन बिछा हुआ था। छत पर एक बड़ा सा फानूस था। इंतहाई बेशकीमत सोफे पड़े हुए थे और इन्हीं सोफों में से एक सोफे पर बंसी महाराज बैठे हुए थे। कृपा सिंह और रसिया इनके सामने पहुंच गए। दोनों को देखकर बंसी राज संभल कर बैठ गया और कृपा सिंह से मुखातब हुआ। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? कृपा सिंह वल्द बहीम सिंह। कृपा की बजाय रसिया ने जवाब दिया। मैंने सवाल किससे किया रसिया? सरकार, खिरपे से। ये खिरपे क्या होता है? वो जी वो। रसिया खामोश हो गया तो बंसी राज बोले। हाँ तो कृपा सिंह, काम क्या करते हो? कुछ नहीं, बेकार हूँ, कुश्तियाँ लड़ते हैं। रसिया ने फिर कहा। रसिया, थोड़ी देर के बाद आना। जी वो। रसिया, तुमने सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं? जी सरकार, रसिया ने कहा और फिर मरे मरे कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। और बंसी राज महाराज एक बार फिर कृपा सिंह की तरफ मुतवज्जो हो गए। हाँ तो कृपा सिंह, कहाँ रहते हो? महाराज, एक छोटी सी कुटिया आपकी जगीर में है। माँ बाप वगैरह? नहीं है सरकार, कोई बहन भाई भी नहीं है। हमारे हम मुलाजमत करोगे? माई बाप, बड़ा एहसान होगा आपका हम पर, हम आपकी खूब खिदमत करेंगे। सुनो, हमारे पास ही रहना होगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और एक बात और सुनो, हम जो कुछ कहें इस पर आंखें बंद करके अमल करना होगा। जी मालक। हवेली से बाहर जब भी निकलोगे आंखें और कान खुले और मुंह बंद रखना। जो हुक्म सरकार। और वो तनख्वाह वगैरह माई बाप, बस आपका नमक दरकार है और कुछ नहीं चाहिए हमें। खैर, वो भी कर लेंगे। रसिया से कहकर तुम्हारे लिए कमरा खिलवाए देता हूँ। रसिया, ओ रसिया। बसंती महाराज ने रसिया को आवाज दी और रसिया एक झटके से कमरे में दाखिल हो गया। जी महाराज। रसिया, कृपा सिंह के लिए पिछवाड़े बने कमरों में से एक कमरा खुलवा दो और इसको माहौल दिखाओ, बाद में काम भी बता देंगे। बस ठीक है, महाराज बंसी बोले। रसिया कृपा सिंह को साथ लेकर चल पड़ा। कृपा सिंह बड़ा खुश था, इतनी आराम से इसे नौकरी मिल गई थी। फिर तमाम ऐशो आराम और काम भी हो सकता था। अच्छी तरह जानता था वो। बहरहाल रसिया इसे बड़ी हवेली के पिछवाड़े में ले गया, जहाँ कतार में 4-5 कमरे बने हुए थे। इनमें से एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया और फिर दरवाजे पर लगी हुई कुंडी खोली और अंदर दाखिल हो गया। आओ भाई कृपे। कृपा सिंह मेरा नाम है, मालूम है ना? नाक काहे लगाए हो? तुमसे नाम सीधी तरह नहीं लिया जाता। हम तो तुम्हें कृपे ही बुलाएंगे। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? कृपा सिंह ने इसे घूरते हुए कहा। रसिया एकदम जैसे संभल गया, फिर बोला। हाँ तो कृपा सिंह महाराज, ये है आपका कमरा। जैसा कि बंसी महाराज ने कहा कि अभी आप आराम करें, काम वगैरह बाद में समझा देंगे। ठीक है। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक अंदर आकर किसी भी मुलाजिम से कह देना। अच्छा, मैं चलता हूँ, रसिया ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो सीधा बंसीराज महाराज के पास पहुंचा था। बंसीराज महाराज इसी जगह बैठे किसी सोच में गुम थे। रसिया को देखा तो बोले, इसे कमरा वगैरह दिखा दिया? हाँ महाराज, पर वो क्या, वो बहुत तीखे हैं अपने कृपा सिंह जी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन रसिया, एक बात समझ लो कि हम तुमसे अच्छे अंदाज में सोच सकते हैं। तेजूमल को हम अब किसी और काम पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि इंसान बहरहाल इंसान है। कभी इसके दिल में किसी औरत के लिए हमदर्दी पैदा हो गई तो जानते हो क्या होगा? क्या महाराज? बिगाड़ तो कुछ नहीं सकेगा हमारा, लेकिन बात जब तक ढकी छुपी रहे अच्छा ही है। समझ गए महाराज? हम बिल्कुल समझ गए। और हाँ, कुछ अरसे के बाद कृपा सिंह को भी किसी और काम पर लगा देंगे और कोई नया जवान इस काम के लिए तैयार कर लेंगे। क्या ख्याल है? वाह महाराज वाह, क्या दिमाग पाया आपने। बस यही फर्क है तेरी और हमारी सोच में। चल अब चलें। हाँ चलते हैं। केशव जी इंतजार कर रहे होंगे। और दोनों बाहर चल पड़े। फिर बंसी महाराज कृपा सिंह के जरिए लड़कियां उठवाते रहे थे। और अब जब से शांति को देखा था तो मन में ये ख्याल जड़ पकड़ गया था कि जल्दी से जल्दी कृपा सिंह को बुलवाएं और इससे मन की बात कहें। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक मुलाजम के हाथ कृपा सिंह को बुलवा भेजा और कृपा सिंह हाथ जोड़े इनके सामने आन खड़ा हुआ। कृपा सिंह, आओ बैठो। माई बाप, हम यही ठीक है। कृपा सिंह, तुम जानते हो हम तुम्हें किस काम के लिए बुलाते हैं? वैसे तो तुम अपना काम बाखूबी कर लेते हो, लेकिन इस बार हमारा दिल एक सुहागन पर रिझ गया है। कृपा सिंह एक लम्हे के लिए चौंका था, लेकिन फिर संभल कर बोला, कौन है वो? कोई पता ठिकाना? रसिया ने सारी मालूमात हासिल कर ली है। वो कोई दुकानदार है, हीरा लाल नाम है उसका। इसकी धर्मपत्नी शांति बहुत सुंदर है, भगवान की कसम इतनी सुंदर है कि बस क्या बताऊं तुझे। तू हमारा तरीकाकार जानता ही है,
लेकिन इस बार बात कुछ कठिन है, क्योंकि अगर गलत हो गई तो सबको खबर हो जाएगी। लिहाजा अब ये तेरा काम है कि तू इस मामले को कैसे संभालता है। आप चिंता न करें महाराज, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बस यही उम्मीद थी हमें तुझसे। अब ये काम तेरा है कि तू इसको हम तक किस तरह पहुँचाता है। जी सरकार, कृपा सिंह ने कहा और वहाँ से निकल आया, लेकिन इसका जहन हवा में उड़ रहा था। हीरालाल को वो अच्छी तरह जानता था। मोलचंद का बेहतरीन दोस्त था वो, और मोलचंद कृपा सिंह का भी दोस्त था। चुनाचे हीरालाल से भी इसकी दोस्ती हो गई थी। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो इस मामले को किस तरह निपटाए। बहुत देर तक वो इस बारे में सोचता रहा और फिर इसने एक फैसला किया और उसी फैसले के तहत वो अपनी जगह पर से उठकर बाहर निकल गया। इसका रुख हीरालाल के घर की जानब था। काफी दूर पैदल चलने के बाद कृपा सिंह हीरालाल के घर पहुंच गया था और फिर इसने हीरालाल के घर का दरवाजा बजाया था। दरवाजा हीरालाल ने ही खोला था और कृपा सिंह को देखकर खुश हो गया था। आओ कृपा सिंह जी, काफी दिनों के बाद आए हमारे घर। बस तुम तो जानते ही हो, आजकल नौकरी कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ, अब तो बंसी महाराज के आदमियों में शुमार होता है। अब कहाँ फुर्सत होगी तुम्हें। वैसे तुम्हारी भाभी भी याद कर रही थी तुम्हें। अभी अभी बाहर गई है। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। बस काम तो नहीं होता ज्यादा, बस हवेली में ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। अच्छा छोड़ो और सुनाओ, बाकी सब ठीक ठाक है ना। हाँ सब खैरियत है, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ बोलो। ये भी अच्छा है कि भाभी और रत्ना घर में नहीं है। क्यों, कोई ऐसी वैसी बात है। हाँ यही समझो, वो बंसीराज थोड़े से रंगीन मजाज हैं और उनके पास मुख्तलिफ लड़कियां आती रहती हैं। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और तुम ये बात जानते हो कि बंसीराज महाराज अंग्रेज सरकार के नवाजे हुए हैं, इसलिए इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। इसलिए कि आज महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया था। कहने लगे थे कि क्या कहने लगे। वो इन्हें शांति भाभी पसंद आ गई है। क्या कह रहा है तू, मैं समझा नहीं। वो महाराज चाहते हैं कि कृपा सिंह जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया और उसके इन अल्फाज पर हीरालाल का जो रद्द अमल था वो नाकाबिले यकीन था। इसकी आंखों में खून उतर आया था और इस पर एक खजानी सी कफियत तारी हो गई थी। फिर वो शदीद तैश के आलम में बोला, बहादुर कृपा सिंह, ये बात तू कह रहा है, वो भी अपनी भाभी के बारे में। तू जानता है ना वो तेरी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात और जानता हूँ मैं ना सही कोई और सही, बंसीराज तुम्हारी बीवी को उठवा लेगा। एक रात इसे अपने पास रखेगा और बहुत सारे पैसे देकर वापस भेज देगा। अगर तूने शोर मचाने की कोशिश की तो पूरे खानदान को मिटा देगा। जबकि दूसरा तरीका यह है कि तुम भाभी को बंसी महाराज के पास भेजो और मैं खुद महाराज से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तुझे 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे ताकि तेरा और तेरी बीवी बच्चों का अच्छी तरह गुजारा हो सके। हाँ अब ऐसा ही जीवन बनाएंगे हम। देख हीरालाल, वो मेरी भाभी है, लेकिन मेरे दोस्त, ना तो तू कुछ कर सकता है और ना ही मैं इसके खिलाफ कोई कदम उठा सकता हूँ। तेरा तो मालिक है ना वो। नहीं हीरालाल, ये बात नहीं। मैंने तुझसे पहले ही ये बात कही है कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। कोई नहीं मार सकता इसे, तू भी नहीं। बहुत चालाक आदमी है वो, और मेरा मशवरा यही है कि तू वही कर जो मैंने कहा है। हीरालाल गर्दन झुकाकर किसी सोच में डूब गया। काफ़ी देर वो इसी तरह बैठा रहा। फिर इसने चेहरा ऊपर उठाकर कहा, कृपा, मैं शांति को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे समझाने पर वो भी मान जाएगी, लेकिन आज वो निर्मल के घर मसरूफ़ है। रात देर से वापस आएगी, इसलिए आज तो रहने दे। कल रात मैं इसे हवेली पहुँचा दूंगा। हीरालाल बोला, मैं जानता हूँ इस वक्त तेरी अंदरूनी हालत क्या होगी, लेकिन खामोशी में ही बेहतरी है। ठीक है, कल मैं इसे ले आऊँगा, महाराज को बता देना। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं चलता हूँ, तू आराम कर। कृपा सिंह वहाँ से उठकर बाहर निकल गया, लेकिन हीरालाल का कलेजा खून हो गया था। थोड़े दिन पहले बीमा ने इससे ये बात कही थी और उसका खाना पीना हराम हो गया था, लेकिन अब वो कृपा के बारे में जानता था। वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, ना कोई आगे पीछे था, और अब बंसी राज का नौकर बन गया था। हीरालाल को याद आ गया कि जब से कृपा सिंह ने बंसी की नौकरी की है, गाँव से लड़कियाँ ज्यादा गायब होने लगी हैं। वो तो एक कमज़ोर आदमी था, जबकि कृपा बहुत खतरनाक था। अब क्या करूं। और इस बुरे वक्त में बीमा याद आया। हो सकता है बीमा कोई हल बता सके। दुकान से दौड़कर वो बीमा के घर चल पड़ा, मगर यहाँ पहुंचकर इसे मायूसी का सामना करना पड़ा। वो तो बस्ती कमियारी गया है। कब आएगा मासी। कल का कहकर गया है। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे बैठ, कुछ परेशान लग रहा है। नहीं मासी, ठीक हूँ। शांति कैसी है, मासी ने पूछा, और वो इसे मुतमिन करके वहां से चला आया था। बंसीराज महाराज बड़ी बेसब्री से कृपा सिंह का इंतजार कर रहा था। वो बड़ी बेचैनी से कमरे में टह रहा था। रसिया भी साथ था और वो भी इन्हीं के अंदाज में टह रहा था। बंसीराज ने रुक कर रसिया को देखा, फिर बोले, तुझे क्या बेचैनी है। जो आपको है।
मुझे क्या बेचैनी है? आपको कृपे का इंतजार है। तू बहक रहा है। आप मुझसे हफा ही रहते हैं हर समय। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है। तेरी हरकतें ही कुछ इस तरह की होती हैं कि गुस्सा आ ही जाता है। क्यों जी, क्या हरकतें की मैंने? अच्छा छोड़ो, वो बाकी सब अपना काम ठीक कर रहे हैं ना? जी महाराज, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। बस तेरी यही बातें तो मेरे मन को भाती हैं। महाराज की कृपा है जो हम हर काम आपके कहे के मुताबिक अच्छी तरह कर लेते हैं। वो पैसे वगैरह तो है ना तेरे पास? महाराज, हम कभी लज्जाए हैं पैसे मांगते हुए? बस अभी अच्छे खासे पैसे हैं, इसीलिए नहीं मांगे। अरे वाह रे रसिया, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है आज। बस महाराज की कृपा है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि एक मुलाजम ने अंदर आकर इतला दी, महाराज कृपा सिंह आ गया है। बंसीराज महाराज उछल पड़े, आ गया है? कहाँ है? बाहर मौजूद है सरकार। अकेला है या? नहीं महाराज, अकेला ही है। ओ, इसे अंदर भेज दो। बंसीराज महाराज बोले और मुलाजम बाहर चला गया। बंसीराज महाराज ने फिर कहा, वो अकेला क्यों है? हो सकता है वो औरत ही वहां ना हो। हाँ मुमकिन है। कृपा सिंह अंदर दाखिल हो गया था। हाँ कृपा सिंह, क्या रहा? महाराज, हम हीरालाल के पास गए थे और हमने इसे राजी कर लिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो औरत कहाँ है? महाराज, वो आज नहीं आ सकी, लेकिन हीरालाल कहता है कि वो कल इसे खुद यहाँ छोड़ जाएगा। लेकिन महाराज वो... हाँ हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? महाराज, आपके सामने क्या कह सकता हूँ, बस एक छोटी सी विनती है। अरे क्या विनती है भाई? वो मैंने हीरालाल से कहा है कि मैं महाराज से तेरी सिफारिश करूंगा कि तुझे 10-20 हजार ज्यादा मिल जाए। और कृपा सिंह, मैंने ही तुझसे कहा था कि इस मसले को हल करना तेरा काम है। अब तूने काम कर लिया और वचन भी दे दिया, तो हम तेरा वचन निभाएंगे। तू चिंता मत कर, कल जब शांति यहाँ आए तो वापस जाते हुए ये रकम इसके साथ होगी। बस अब तू ये जान ले, ये सब इसी तरह होगा और तेरा इनाम... नहीं महाराज, आपका नमक ही इनाम है हम पर, और हम आपके बहुत आभारी हैं। अच्छा अब तू आराम कर, हमें भी कुछ मसरूफियत है। जी महाराज, कृपा सिंह ने कहा और वो कमरे से निकल गया। और रसिया और बंसी महाराज एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उधर हीरालाल अजीबोगरीब कफियात का शिकार था, बहुत परेशान था और ये सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद इसने एक ही फैसला किया। शांति और रत्ना काफ़ी देर के बाद वापस आई थी। फिर तमाम मसरूफियात से फारुग हो गई तो हीरालाल और शांति एक जगह बैठ गए। हीरालाल ने कहा, शांति, एक मसला हो गया है। कैसा मसला? हमें ये बस्ती छोड़ना पड़ेगी अब। क्यों? बस हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? किसी से झगड़ा हो गया? झगड़ा नहीं, लेकिन बस इज्जत बचाना चाहते हैं अपनी। इज्जत बचाना चाहते हैं? क्या मतलब? कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और अगर हम लोग यहाँ से ना निकले तो मेरी जिंदगी को खतरा पेश आ सकता है, इसलिए हमें जाना ही होगा। शांति एकदम खामोश होगी। बेचारी इस घर में ब्याह कर आई थी, हर एक से मेल मिलाप, हर किसी के दुख दर्द में शरीक होती थी। फिर घर के दरो दीवार से भी इसे बहुत मोहब्बत थी। बेचारे सीधे साधे मासूम देहाती, जिनके लिए इनकी ज़मीन, घर के दरो दीवार ही सब कुछ होते हैं। अगर ये सब कुछ छिन जाए तो इनका कुछ भी बाकी नहीं रहता। बहरहाल काफ़ी देर वो खामोश बैठी रही। हीरालाल भी इस दौरान खामोश बैठा रहा। रत्ना कमरे से बाहर किसी चीज़ से खेल रही थी। फिर हीरालाल दोबारा मुखातब हुआ, चल अब उठ जा, क्या इसी तरह सोगवार बैठी रहेगी? चल उठ, शाबाश। हीरालाल ने इतना ही कहा था कि शांति दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। नारी ना, इस तरह ना कर, क्या हो गया है तुझे? हीरालाल अपनी जगह से उठकर इसके पास पहुंच गया और इसके सर पर हाथ फेरने लगा। शांति ने रोते हुए अपना सर हीरालाल के सीने पर रख दिया और रोते हुए बोली, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे सब कुछ छोड़कर? तुम्हारी जमी जमाई दुकान है, अच्छी गुजर हो जाती है, और फिर ये सब कुछ इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं, तुम क्या करोगे? कहाँ से गुजारा करेंगे हम लोग? देख रही बागवान, मालिक हम सब का भला करे। बस तू ये समझ के मालिक नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ रहें। अब देखना, बैठे बिठाए कुछ लोग पीछे पड़ गए हैं। वजह क्या है हम नहीं जानते, पर वो कहते हैं कि बस तुम चकमागढ़ी छोड़ दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से ना गए तो फिर अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो प्यारे लिसनर्स, ये नई सीरीज आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।